As we have already completed the unit, the teaching aptitude, which is of UGC NET paper 1, which is very much important unit, the one unit you can't skip in just 20 minutes as a one short revision. So and next we have the research aptitude unit, which is also the one you can't ignore. You can't ignore. I'm repeating this. You can't ignore. Just like research aptitude is the core of paper 1. So let's see what is research, what's its meaning, type, and characteristics. And I guess let uh, take it like bilingual, so it would be more easy for you to understand. Okay, so let's understand what is research. Research is a systematic investigation to establish facts, reach new conclusions, or validate existing knowledge through साइंटिफिक मेथड्स. रिसर्च क्या है? हम किसी भी फैक्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं और जिससे हम न्यू कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, या जो भी चीज़ हमारी होती जो भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं उसको हम वैलिडेट करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, एक सिस्टमेटिक तरीके से. उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च. हम रिसर्च किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी एरिया में कर सकते हैं. इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि वी हैव सिस्टम, इट शुड बी सिस्टमेटिक, लॉजिकल, एम्पेरिकल, रेप्लिकेबल, ऑब्जेक्टिव एंड जनरलाइजेबल. सो द की थीम्स आर, ये इसके क्या है, ये कीवर्ड्स हैं लाइक सिस्टमेटिक, लॉजिकल, ऑल ऑफ दिस. तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो भी रिसर्च होगी उसमें एक स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी यूज़ होगी, एक वैलिड रीजनिंग पे वो बेस्ड होगा, उसमें ऑब्जर्वेशन होगी, एक्सपेरिमेंटेशन होगा, और वो रिपीट भी की जा सकती है औरों से, और अनबाइज्ड होगी, इम्पार्शियल होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगी, और जनरलाइजेबल होगी. मीन्स उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, कि हम उसको जनरलाइज कर पा रहे हैं. Next we have the type of research. So in type of research we have like one type based on purpose, in which we have fundamental, which is also known as basic and pure research. तो fundamental, basic, pure research में हम क्या करते हैं? हम करते हैं, हमारा एम होता है टू जनरेट न्यू नॉलेज, थ्योरीज, नो इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. हमारा वो प्योर रिसर्च होता है. अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं? हम स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसका इमीडिएट एप्लीकेशन होता है, जिसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं. एंड इन एक्शन रिसर्च, ये अगर हम कहें तो ये कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर्स टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस. ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं. सो आई गेस कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी पता होंगी, क्योंकि हम बस एक बार वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं. तो हमको कीवर्ड्स पे याद रखना है. जैसे कि अगर हम बात करें फंडामेंटल बेसिक, जिसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च में हमारा मेन पर्पस रहता है एम टू जनरेट न्यू नॉलेज and no immediate practical application. And in applied research we solve a specific practical problem which has the immediate application. And in action research and that is conducted by the practitioners to improve their practice. लाइक अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँ कि आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं आ रहा है, कोई एब्सेंट है टीचर, तो वो उस पर अगर हम कहें कि हमको इमीडिएट एक्शन लेना है, तो हम यहाँ पे एक्शन रिसर्च लगाएंगे. हम क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट पे हम रिसर्च करेंगे कि उस टीचर की जगह कौन टीचर फ्री है, हम किसको भेज सकते हैं, तो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं. सो डैट इज़ द पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च. मैं बहुत ही एक शॉर्टर लेवल पे बता रही हूँ. फिर बेस्ड ऑन द मेथड अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जैसे कि नाम ही बता रहा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो इट describes characteristics like what is questions, like what is this, what is there a significance, and all of that. In analytical research we analyze existing information and use the fact that are already available. And in experimental research, as the name suggests, we test cause effect relationship with controlled variables. So that's the key points you have to remember. Like in
types of research you have to know, like in fundamental basic pure research, what its significance you have to learn is like it aims to generate new knowledge. In applied research, it solves a specific problem, and in action research, it is like immediate action. In the based on method, we have descriptive research in which we have thing like that describe characteristics में description होगा. एनालिटिक में हम कोई ना कोई चीज़ एनालाइज कर रहे होंगे जो कि एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी. इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल में हम टेस्ट करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को. आई गेस मैं मान के चल रही हूँ कि आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आप वेरिएबल्स ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी. लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, वी हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा से डील करते हैं. और इस मतलब क्वांटिटेटिव इज़ व्हाट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग. तो अगर हम इसका, आपने बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे और टाइप्स पढ़े होंगे, क्वांटिटेटिव में बहुत सारे की वर्ड्स पढ़े होंगे, तो उन सबको एक बार रिवाइज कर लेना अपने नोट्स से. और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, इस पर हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं. क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, मतलब हम उसको अगर हम कहें तो न्यूमेरिकल डाटा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. क्वालिटेटिव में हम कहें तो हम क्वालिटी पे बात करते हैं, फोकस ऑन मीनिंग एंड understanding. So, and we have mixed a method in which we combine both quantitative and qualitative both. So, as we have completed this, now we have research methods versus methodology. Let's what the difference between this. So in research method we have specific techniques, tools for data collection. We have specific tools. And in research methodology we have the systematic way. अगर हम मेथड्स की बात करें तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक स्पेसिफिक टूल्स होंगे या टेक्निक्स होंगी, बट रिसर्च मेथडोलॉजी में सिस्टमेटिक वे होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो रिसर्च मेथड में आ गया सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेथडोलॉजी. एंड इन रिसर्च मेथडोलॉजी वी overall approach and philosophy includes methods and rational and logic. So that's the thing, key difference between them. अब हम बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस पे कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहला स्टेप जो कि ये ऐसा ऑर्डर में लगाने को आ जाता है, तो इसका पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम. कि आप कोई भी एक एरिया को सिलेक्ट कर लो अपने इंटरेस्ट को और उसको क्लियरली डिफाइन करके सोचो कि हाँ यही हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, यही हम ले रहे हैं. फिर लिटरेचर रिव्यू, आप उस सर्वे एग्जिस्टिंग रिसर्च को रिव्यू करोगे, फिर हाइपोथेसिस बनाओगे, है ना. फिर हाइपोथेसिस जब आप बना लोगे उसके बाद आप रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे, देन डेटा कलेक्शन, देन डेटा एनालाइज करोगे, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे. और टेस्टिंग करने के बाद हम इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट बना देते हैं जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं. तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है अगर हमारा आ जाए तो ये एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम मेथड, सैम्पल, टूल्स इंक्लूड करते हैं. और डेटा कलेक्शन हम किस तरह से क्वांटिटेटिवली कर रहे हैं कि क्वालिटेटिवली कर रहे हैं, किस तरह से हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन दिस. सो अब बात करते हैं कि हम हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात तो कर रहे हैं, बट हाइपोथेसिस होता क्या है. तो हाइपोथेसिस क्या होता है, अ टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो हमने पढ़ा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बहुत सारे टाइप के वेरिएबल पढ़े हैं हमने, है ना. तो मेनली हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं वेरिएबल की, डेट इज इन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अगर हम कैसे कहेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस बहुत अच्छी है, तो गुड हाइपोथेसिस के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फिर उसकी होगी कि वो क्लियर होगी, स्पेसिफिक होगी, टेस्टेबल होगी, वेरीफाइबल होगी, वेरिएबल्स लिमिटेड इन स्कोप एंड बेस्ड ऑन थ्योरी और प्रीवियस रिसर्च. ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. अब हम टाइप ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं. अगर हम बात करें टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की तो इसमें इन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस वी हैव नल हाइपोथेसिस जिसमें हम बताते हैं कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप और डिफरेंस एग्जिस्ट
बिटवीन वेरिएबल। और हमारा काम होता है कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें। फिर आती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं तो हमारी आती है नल हाइपोथेसिस, जिसका मतलब होता है नो रिलेशनशिप और डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल। और हमारा मोटिव होता है कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें, तभी हम कह सकेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस वैलिड है, वेरीफाइड है। देन वी हैव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन दिस we write it like H1 or HA, and null hypothesis is written as H0. So in alternative hypothesis, it is the relationship that difference exists and it contradicts null hypothesis. Then there will comes the directional, which specifies the direction of relationship, that is positive or negative. Then non-directional, which tells us relationship exist but direction not specified. तो आई गेस कि आपको ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की, कि व्हाट इज सैम्पलिंग। हम सैंपल ले कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सैंपल इज जस्ट अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी। हम किसी भी रिसर्च के लिए एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं, एक किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सैंपल। लाइक हम आपके क्लास के 50 बच्चों में से 20 बच्चों का एक ग्रुप ले लें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा आपकी क्लास का। देन कम्स द पॉपुलेशन विच इज़ द एंटायर ग्रुप अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज नीडेड। सैम्पल टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा रैंडम होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ लाइक कि किसी को भी उठा लिया सैंपल लेने के लिए। अगर हम बात करें सिंपल रैंडम की, तो हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस होगा, लाइक लॉटरी मेथड की कोई भी हो सकता है इंक्लूड इन अ सैंपल। सिस्टमेटिक की बात करें तो एवरी एन टर्म आइटम्स, लाइक हमने कह दिया कि हर रो का 5th बच्चा उठ के आएगा, तो वो क्या हो गई, सिस्टमेटिक हो गई। स्ट्रेटिफाइड कहें तो हम इसमें स्ट्रेटा बनाते हैं, लाइक सैंपल फ्रॉम ईच। क्लस्टर की बात करें तो हम पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर इंटायर क्लस्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कम द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच इज़ नॉन रैंडम इन नेचर, एंड इन दिस वी हैव कन्वीनियंस दैट इज़ ईजी टू एक्सेस मेंबर्स। जो भी ईजी टू एक्सेस मेंबर्स होते हैं हम उनको ले लेते हैं। फिर आता है हमारा जजमेंटल, विच इज़ परपोजिव इन नेचर बेस्ड ऑन रिसर्चर्स जजमेंट, की रिसर्चर जो है उसको जिस टाइप के जजमेंटल चाहिए उस टाइप के लोगों को वो लेता है। देन कम्स द कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इन विच वी हैव प्रपोर्शंस मैच पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इन स्नोबॉल पार्टिसिपेंट रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट। इट्स लाइक कि अपने बॉस से कह दो कि अपनी कंपनी के इतने लोग भेज दो, वहाँ पे बॉस इंक्लूड नहीं है, उसकी कंपनी के लोग इंक्लूड हैं। सो दैट्स द स्नोबॉल मेथड यू हैव टू रिमेंबर। ओके, देयर कम्स द डेटा कलेक्शन मेथड्स, कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। हम हाइपोथेसिस बना लिए, हम सैम्पलिंग जान लिए, अब हम बात करते हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे हो रहा है। तो डेटा कलेक्ट कैसे हो रहा है, अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रिसर्चर। जो भी पहली बार में डेटा कलेक्ट किया गया है वो क्या हो गया, ओरिजिनल डेटा हुआ, और जिसको हम प्राइमरी डेटा बोलेंगे। अगर हम बात करें कि इसके मेथड्स क्या होते हैं तो देयर विल बी ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर, शेड्यूल एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, हम किसी का जो भी पार्टिसिपेंट हैं या फिर नॉन पार्टिसिपेंट है उनके बिहेवियर को वॉच करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, उसके बेसिस पे हम अपना डेटा कलेक्ट अप करेंगे, सैंपल बनाएंगे। इंटरव्यू इज़ लाइक डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चनिंग, जो कि स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, कि हम रॉ एंड रियल कर रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे कर रहे हैं। क्वेश्चनायर की बात करें अगर हम, तो रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, एंड शेड्यूल लाइक data collection method is like similar to questionnaire but filled by enumerator. And in experiment we have controlled observation to test cause effect. हम cause effect relationship देखने के लिए हम एक controlled observation करते हैं, experiment करते हैं।
अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। किसी ने कोई डेटा किसी पर्पस से कलेक्ट किया था और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लाइक पब्लिश्ड सोर्सेज इन विच वी हैव बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, unpublished sources like thesis, dissertations, private records. Then we have official sources like government publications, census data, and online database. We have on digital repositories and websites. That's all we have. Coming to the most important thing, that is variables. वेरिएबल का ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो वेरिएबल कोई भी एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। हमको मालूम है कोई भी ऐसी चीज़ में डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। वेरिएबल इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, सो इट इज़ वेरिएबल। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तो ये कॉज शो करता है और मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है, रिसर्चर क्या कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है, और लाइक टीचिंग मेथड। ओके, देन कम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर इज इफेक्ट। In independent we have cause, independent we have effect, which is measured outcome like student performance. like टीचर जो पढ़ा रहा है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे। स्टूडेंट परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। एक्सट्रानियस वेरिएबल, दैट इज अनवांटेड वेरिएबल अफेक्टिंग रिलेशनशिप, लाइक स्टूडेंट मोटिवेशन। अब पता चला टीचर तो अच्छा पढ़ा रहा है पर बच्चे में मोटिवेशन ही नहीं है, लाइक आप सो के पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक्सट्रानियस वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल केप्ट कांस्टेंट टू रिड्यूस इफेक्ट। एक कंट्रोल वेरिएबल लाइक एज, जेंडर केप्ट सेम। हमने एक ही एज के बच्चे एक क्लास में रखे हैं जिससे ऐसा ना हो कि कोई गैप आए उनके में, सो डेट्स द कंट्रोल वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल लिंक्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक अटेंशन स्पैन। डेट्स द इन, ये क्या कर रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को लिंक कर रहा है। Now we have scales of measurement. Scales of measurement is again the important topic in research aptitude, and in this we have 4 scale like nominal, ordinal, interval and ratio. So if we talk about these 4 scales, we have to know that like in nominal scale we have categorization only, there is no order like gender, religion, blood group, all of that. And in ordinal we have categories with order, there will be no fixed interval like rank, grades and all of that. In interval we have equal interval, as the name suggests interval, so there will be equal interval but no true zero value, no true zero. And in ratio we have equal intervals and true 0 point which has the height, weight, age, income, all of that. तो नॉमिनल स्केल में हमको याद रखना है कि केवल कैटेगराइजेशन होगा, we can say qualitative basis पे, like gender, religion, blood group and all of that. ऑर्डिनल में हम क्या करेंगे, कैटेगरीज होंगी जिसमें कोई भी फिक्स्ड इंटरवल नहीं होगा लाइक ग्रेडिंग सिस्टम एंड रैंक एंड ऑल। इंटरवल में क्या है कि कुछ इंटरवल होंगे, लाइक IQ स्कोर की हम बात करेंगे 50 to 60 की रेंज में इतने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। रेशियो में हमें प्रॉपर वैल्यू होगी, प्रॉपर हम हाइट, वेट, एज, इनकम हम उसकी डिफाइन कर पा रहे होंगे। स्केल्स ऑफ सैम्पल आई गेस आपको आ गया होगा। नाउ वी हैव वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, द अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड सी, आई एम जस्ट मेक यू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स. I am not covering the whole theory like we have in our books. So these are just important things you have to revise in the last minute. Okay, so here we have validity and reliability. तो validity क्या है, extent to which a test measures what it claims to measure, कि वो कितना वैलिड है, जो बात के लिए वो क्लेम कर रहा है वो वैलिड है भी कि इनवैलिड है। तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की बात करें तो हमारे पास है कंटेंट वैलिडिटी, जो कि एंटायर कंटेंट डोमेन को कवर करती है, उसका टेस्ट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेजर्स द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट एक्यूरेटली. देन वी हैव criterion validity which predicts correlate with
एक्सटर्नल क्राइटेरिया लाइक कॉन्करेंट एंड प्रेडिक्टिव. कॉन्करेंट में क्या है, कंपेयर्स विद द प्रेजेंट क्राइटेरिया, और प्रेडिक्टिव में क्या है, हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं. एंड फेस वैलिडिटी अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट intended superficially. So these are the types of validity you have to remember. And then comes the reliability, and with reliability you have to learn the keyword consistency. Where consistency of measurement comes, there comes the reliability. Give same results repeatedly, कि कितना रिलायबल है, हर बार हर टेस्ट में वो सेम रिजल्ट दे रहा है, तो वो क्या है, रिलायबल है. तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इंक्लूड्स टेस्ट रीसेट retest. Types of reliability include test retest, like same test given twice to same group. Parallel forms, two equivalent version of test. Split half, like test divided into halves and scores correlated. And internal consistency, like Cron-Wedge alpha, which items within the test correlate. Important thing you have to remember is a test can be reliable. A test can be reliable and without being valid. Important thing you have to learn is a test can be reliable without being valid, but a valid test must be reliable. जो भी एक टेस्ट है, अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट. हाँ, so we have to remember this. A test can be reliable without being valid, but a valid test must be reliable. एक टेस्ट है वो रिलायबल हो सकता है, भले ही वैलिड ना हो, बट एक वैलिड टेस्ट को रिलायबल होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए. Then we have research design. What a research design says, it's just a blueprint or framework for conducting study. एक ब्लूप्रिंट जो भी हमको चाहिए होता है. टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जल्दी से हम देखते हैं क्या होती हैं. एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, डायग्नोस्टिक. एक्सप्लोरेटरी में हम क्या करते हैं, न्यू एरिया को एक्सप्लोर करते हैं. सारे कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स याद रखो. ये क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, इनमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होती हैं. लाइक वी फोकस ऑन द क्वालिटी कंटेंट. देन डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, किसी भी फिनोमिना को हम डिस्क्राइब करते हैं, लाइक बाय सर्वे, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल. एक्सपेरिमेंटल में हम कॉज एंड इफेक्ट टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम इतनी देर से देखते आ रहे हैं, जो कि कंट्रोल्ड होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल हैं तो कंट्रोल्ड होंगी, मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स होंगे. डायग्नोस्टिक में वी हैव डिटरमाइन कॉज ऑफ प्रॉब्लम, कि हम डायग्नोज कर रहे हैं कि हुआ गया है, वाई समथिंग हैपेंड. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करें अगर हम, तो वो हमारे पास है प्री एक्सपेरिमेंटल, लाइक वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्रो टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट. ट्रू एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है हमारे पास, जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, कि रेंडमली हम किसी कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं. क्वासी एक्सपेरिमेंटल इज लाइक नो रेंडम असाइनमेंट बट कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट. ओके. Then comes data analysis and interpretation. Where comes the formulas you have to learn, like mean, median, mode. You have to remember mean is what, sum of all values upon number of values. Median is what, middle value. For odd you have to remember n plus 1 by 2th value. For even you have to remember average of n plus n by 2 and n by 2 plus 1 values. Mode is the most frequently occurring value you have to remember. So इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आते हैं, ये इसके फॉर्मूलाज हैं. यू हैव टू रिमेंबर, लाइक रेंज इज़ हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. वेरिएंस के फॉर्मूला की बात करें तो एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. आई होप आपको ये सब पहले से याद होंगे और आप बस एक बार मेरे साथ रिवाइज कर रहे होंगे. देन कम्स द कोरिलेशन, एंड फॉर कोरिलेशन वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट रेंजेस फ्रॉम -1 to +1. कोरिलेशन की बात अगर हम करें, अगर हमारे पास +1 है सो डेट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं है, और -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है.
So I think that is also clear for you. Then we have statistical test in which we have parametric test. एंड पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं पैरामेट्रिक में कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरवल है, रेशियो डेटा है और इक्वल वेरिएंस है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम पढ़ रहे थे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ये टाइप हम पढ़ रहे थे ना। तो जो इंटरवल एंड रेशियो है वो पैरामेट्रिक में लग रहा है, पैरामेट्रिक टेस्ट में लग रहा है इंटरवल, रेशियो, डेटा। टी टेस्ट की बात करें तो ये कंपेयर करता है मीन ऑफ टू ग्रुप्स। इन पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट compare the mean of two groups. In ANOVA, which is analysis of variance, compare mean of 3+ groups. ओके, तो ये दो टेस्ट तो ऐसे ही याद रहेंगे। टी टेस्ट क्या करता है, 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करता है। ANOVA टेस्ट क्या करता है, 3 ग्रुप के मीन को कंपेयर करता है। पियर्सन कोरिलेशन मेजर लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि कोरिलेशन की बात कर रही है तो वो मेजर लीनियर रिलेशनशिप। और रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो ये प्रिडिक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। इसमें कोई भी अजम्पशन हम नहीं करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये किसके लिए होता है, ये नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा के लिए होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट इज़ फॉर इंटरवल, रेशियो, एंड नॉन पैरामेट्रिक इज़ फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। इसमें काई स्क्वायर टेस्ट आता है जिसकी कैटेगरियल वेरिएबल से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। मैन विटने यू टेस्ट क्या करता है, टी टेस्ट की तरह ही है कि 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप को करता है कंपेयर। विल्सन टेस्ट कंपेयर टू रिलेटेड ग्रुप। इंडिपेंडेंट ग्रुप को कौन कर रहा है, मैन विटने। रिलेटेड ग्रुप को कौन कर रहा है, विल्सन। क्रुस्कोल वेलिस टेस्ट कंपेयर कर रहा है 3+ ग्रुप्स को। एंड स्पीयरमैन रिंग कोरिलेशन is for ordinal data, you have to remember. अब बात करते हैं एरर्स इन रिसर्च की। हाँ, बस होने ही वाला है ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी यूनिट है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब बस लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं। अगर हम बात करें एरर्स इन रिसर्च की तो हेयर वी हैव इन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। एंड जो कि हम नल हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे, तो टाइप 1 एरर का काम है रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। जो ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है वो टाइप 1 एरर हो रही है, दैट इज़ अल्फा। टाइप 2 एरर क्या है, एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, कि वो पहले से फॉल्स है और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गई, फॉल्स नेगेटिव बन गई, एंड दैट वुड कॉल बीटा। ओके, अदर एरर्स की बात अगर हम करें तो वी हैव सैम्पलिंग एरर ड्यू टू स्टडिंग सैम्पल इंस्टेड ऑफ population, non-sampling error which include measurement, recording, processing errors, random error which is unpredictable fluctuations, and systematic error which is consistent bias in measurement. Then we have research ethics that we have to maintain while doing a research. So there comes the ethical principle like informed consent, confidentiality, anonymity, voluntary participation, no harm, honesty, right to withdraw. These all are ethical principles we all know about. And research misconduct, we have plagiarism, which means using others' work without acknowledgement. Fabrication, which means making up data or result falsely, and that is fabrication. Then we have falsification. In falsification, we manipulating, changing data dishonestly, and in data manipulation, we selectively reporting on the result. So these are the type of errors. And अब हम बात करते हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की। लाइक उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए रिसर्च राइटिंग का, तो उसमें प्रिलिमिनरी पेजेस होने चाहिए जिसमें टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर हम बात करें रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की, डेट व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, सो इट शुड इंक्लूड preliminary pages like title, abstract, acknowledgement, table of contents, then introduction,
and then review of literature, methodology, result and finding, discussion, conclusion, recommendation, references, and appendix. And so these are the things we have to follow in the structure of research report. Then come the citation style. We have APA, that is American Psychological Association, that is related to social science research work. MLA, that is Modern Language Association, related to humanities. And we have Chicago citation style, that is for history and arts. And then Harvard, that is general academic. Then we have the difference between thesis versus dissertation, like what is thesis and what is dissertation. So in thesis, this is for thesis it's a master degree requirement, while dissertation it's a PhD degree requirement. And thesis is based on the existing knowledge, but dissertation is original research contribution. Thesis is shorter in pages, like 100 to 150 pages, and dissertation is longer, like 200 to 300 pages. Thesis test understanding, while dissertation creates new knowledge. So this is the basic difference between thesis and dissertation you all should know about. Then we have important abbreviation like PhD. We all know Doctor of Philosophy, MPhil, Master of Philosophy, ANOVA, that is Analysis of Variance, ST, that is a Standard Deviation, DF, Degree of Freedom, P value, that is Probability Value Significance. And for this you have to remember a graph, probability graph. And null hypothesis, alternative hypothesis, we all know about. Correlation coefficient n by n, that is sample by population size. So these are the things that is commonly asked. अब हम क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं सारे का, हम सब कुछ समराइज कर रहे हैं अभी हमने जितना भी पढ़ा है अप्रॉक्स आधे घंटे में. तो research is systematic, empirical, logical. Hypothesis must be testable and falsifiable. Probability sampling is random, non-probability sampling is non-random. Primary data is like first-hand data, secondary data is like that already exists. Validity is equal to accuracy and reliability is the consistency. These are the keywords you will find in the question. Type 1 error is false positive and type 2 error is false negative. There are parametric tests that need normal distribution, and in correlation we should not make it equal to causation, and always cite sources, avoid plagiarism, and maintain the research ethics. So that's all for the research aptitude, and yeah, all the very best for the exam. If you need a PDF and all, or like this type of a short revision, you can comment down for the next chapter or anything that you want. See you in the next class.